ओके, तो मोस्ट ऑफ ज्वाइन हो चुके हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या समझते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल से पहले बात बता देता हूं, ठीक है। जैसे ये डायग्राम आपको नहीं बनाना है, एक सर्कुलर लूप है। ये वही सर्कुलर लूप है जो आपने पहले भी बनाया हुआ है ना। आपको पता है ये नेगेटिव जेड एक्सिस होती है, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस होती है। नेगेटिव जेड एक्सिस परपेंडिकुलरली इनवर्ट होती है, नेगेटिव जेड एक्सिस परपेंडिकुलरली इनवर्ट होती है, पॉजिटिव जेड एक्सिस परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होती है। तो इस रिंग की पोजीशन आप समझ सकते हैं, ये वाला पोर्शन आपकी तरफ वाला पोर्शन है और ये वाला पीछे वाला पोर्शन है, ठीक है। अगर यहां से ये एन और ये एस, अगर इस मैग्नेट को राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ लाएं, वही कल वाली सिचुएशन, इस मैग्नेट को राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ लाएं, तो ये जो सर्कुलर रिंग है, मेटल की रिंग है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट फ्लो होगा। अब करंट की दो डायरेक्शन पॉसिबल है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दो डायरेक्शन पॉसिबल है करंट की। तो लेंज ने बताया था कि कौन सी डायरेक्शन होती है और कौन सी नहीं होती है। लेंज लॉ इंपॉर्टेंट है, रीजन ये बहुत बेसिक फिजिकल लॉ पर बेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पर बेस्ड है लेंज लॉ, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। हाँ, तो जब मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इस लूप के पास लाते हैं, लूप की ज्योमेट्री 3D में आप समझ गए होंगे, है ना, कि ये कंटिन्यूअस वाला पोर्शन आपकी तरफ वाला पॉइंट है और ये डॉटेड वाला पोर्शन पीछे वाला पोर्शन है। तो इस तरह से ये रिंग है और नॉर्थ पोल को इधर लाया जा रहा है, तो रिंग में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग होगी। तो यहाँ पर अगर कोई ऑब्जर्वर है, वो ये सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है कि बार मैग्नेट की किस पोल को किधर लाया जा रहा है और रिंग कहाँ पर है, इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग अगर एन पोल को यहाँ लाते हैं तो इस ऑब्जर्वर के लिए इसमें करंट की डायरेक्शन बिल्कुल वैसे होगी कि यहाँ भी एन पोल ही बने। एन मतलब आप जानते हैं ना, तो किसी सर्कल में अगर एन दिख रहा है ऑब्जर्वर को, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन कैसी है उस ऑब्जर्वर के लिए, उस ऑब्जर्वर के लिए एंटी क्लॉकवाइज। तो एन पोल को इस लूप के पास लाते हैं तो करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो जाती है एंटी क्लॉकवाइज, किस ऑब्जर्वर के लिए, जो इस डायरेक्शन से देख रहा है। तो लाइक पोल में क्या होता है, रिपल्शन। तो यहाँ पर एक एन बनेगा, एन मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड, और यहाँ से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड। तो एक करंट कैरिंग लूप और एक बार मैग्नेट, दोनों के एन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये बताया था लेंज ने। हाँ, अगर क्लॉकवाइज हो जाती तो उल्टा हो जाता। जैसे ही हम जानते हैं क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज को कौन शो करता है, तो ये एस करंट की क्लॉकवाइज डायरेक्शन को बताता है, ट्रू। और एन पोल को अगर पास ला रहे हैं और मान लो यहाँ पर एस बन रहा है, मान लो है, अब बनेगा तो नहीं, तो वो एस क्या करेगा, वो एस क्या करेगा, एन को अट्रैक्ट कर लेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर करंट हो जाए तो दो ही डायरेक्शन पॉसिबल होती है किसी सर्कुलर लूप में, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो हम कह रहे हैं एन पोल को हम इधर पास ला रहे हैं, बिल्कुल वही कंडीशन है। और यहाँ पर बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और लूप में करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होगा तो एन या एस कुछ बन सकता है, और मान लिया एस बन रहा है तो ये एस क्या करेगा, एन को अट्रैक्ट करेगा और फिर मैग्नेट अपने आप खींचा चला आएगा इसकी तरफ अपने आप। तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ब्रेक हो जाता है, इसको और डिटेल में हम समझेंगे कि अगर हम यहाँ एस बना देते हैं तो मैग्नेट का एन पोल अगर लूप के पास लाया जा रहा है तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ऑटोमेटिकली कुछ इस तरह से सेट हो जाती है अपने आप, कि वो किसका अपोज करती है डायरेक्शन ऑफ करंट, उस कॉज का जो इसके प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो कौन था रेस्पॉन्सिबल, मोशन ऑफ बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट का एन पोल, बार मैग्नेट का एन पोल इधर आ रहा था, तो करंट उसका अपोज करेगा। कैसे करेगा, करंट की डायरेक्शन अपने आप क्या जनरेट करेगी, अपना मैग्नेटिक नॉर्थ,
और एन और एन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। लेंज लॉ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पर बेस्ड है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको पता लगेगा कि हाँ ये किस तरह से एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। लूप में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हुई है ना, इलेक्ट्रिक करंट, ईएमएफ, ये सब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो पहले समझाऊंगा, उसके बाद हम स्टेटमेंट लिखेंगे। इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो जनरेट हुई है वो किसकी कॉस्ट पर जनरेट हुई है, क्या एक्सपेंस हमने किया है, तो वो हुई है मैकेनिकल एनर्जी की कॉस्ट पर। मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी को आपने खर्च किया है, तब जाकर क्या मिल गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी किससे, कहां से, तो बार मैग्नेट को स्टेशनरी कंडीशन से मोशन में लाने के लिए क्या चाहिए, मैकेनिकल एनर्जी चाहिए, हाफ एम वी स्क्वायर। तो बार मैग्नेट अगर मोशन कर रहा है इस लूप की तरफ, तो इसका मतलब आप कौन सी एनर्जी, है ना, कौन सी एनर्जी एक तरह से खर्च कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी, है ना। तो किसके कॉस्ट पर मिलती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। और एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर आपने 5 जूल मैकेनिकल एनर्जी को एक्सपेंस किया है तो आपको आइडियल केस में 5 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी। और अगर आपने मैकेनिकल एनर्जी को एक्सपेंस करना बंद कर दिया तो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलना भी बंद हो जाएगी। ऐसा होना चाहिए लेंज के अकॉर्डिंग। और ऐसा नहीं है कि आपने 5 जूल मैकेनिकल एनर्जी एक्सपेंस की और आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंटिन्यूअसली मिलती ही रहेगी, मिलती ही रहेगी, मिलती रहेगी, ऐसा नहीं होगा। इज इट पॉसिबल कि आपने 5 जूल मैकेनिकल एनर्जी को वेस्ट किया, कंज्यूम किया, है ना, एक्सपेंस किया, और आपको 10 जूल एनर्जी मिल जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन ब्रेक हो जाता है यहाँ पर, कि आपने, है ना, सप्लाई तो कम एनर्जी की और गेन ज्यादा हो जाएगी। इम्पॉसिबल। आप कहते हैं ना, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो आइडियल केस में 5 जूल मैकेनिकल एनर्जी 5 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही कन्वर्ट होगी। लेट आपने बार मैग्नेट को मोशन किया और 5 जूल वर्क किया मैकेनिकल एनर्जी, तो आपको यहाँ पर 5 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। और जब किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो वायर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो मैकेनिकल, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाद में हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। एनर्जी का, है ना, फॉर्म चेंज होता रहता है बट वो डिस्ट्रॉय नहीं होती। ठीक है, एनर्जी का फॉर्म चेंज होता रहता है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती। तो वो मैं कह रहा था, अगर एन पोल को पास ला रहे हैं तो एन ही बनेगा ताकि रिपेल होकर ब्रेक लग जाए। अगर एन पोल को पास ला रहे हैं और एस बन गया तो बाद में तो बार मैग्नेट फिर अपने आप चला आएगा, एस एन को अट्रैक्ट कर लेगा। तो विदाउट डूइंग एनी वर्क आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती रहेगी, विच इज इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। चलिए और देखेंगे कुछ डायग्राम से। हम पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, तो इसको आप आईएमपी लगाएं। चलिए, तो ये जितना भी डिस्कशन अभी किया उसमें बस एक ही बात दिमाग में फ्रीज रखें कि लेंज लॉ किस पर बेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पर बेस्ड है। लिखिए स्टेटमेंट, देखिए इट स्टेट्स दैट अब पीछे कौन रह गए, ओके, वापस लिखना पड़ेगा। इट स्टेट्स दैट द डायरेक्शन of induced EMF, the direction of induced EMF and induced current, the direction of induced EMF and induced current in electromagnetic induction, in electromagnetic induction is such that is such that it opposes the cause, is such that it opposes the cause it opposes the cause that produces it, that
produces it. It opposes the cause that produces it. Full stop. फुल स्टॉप. तो बहुत सारे डायग्राम से हम इस बात को डाइजेस्ट करेंगे और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं लैंज लॉ पर 1 मार्क. ओके, तो स्टेटमेंट तो कंप्लीट हुआ है ना. इट स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट. तो जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था, बहुत सारे लेंगे उसमें. इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस करने वाला कॉज क्या था? मोशन ऑफ बार मैग्नेट. तो ऑटोमेटिकली करंट की डायरेक्शन इस तरह से सेट हो जाती है कि वो उस कॉज का ही अपोज करती है जो उसके प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है. तो रेस्पॉन्सिबल कौन था? डायरेक्शन ऑफ, है ना, मोशन ऑफ बार मैग्नेट. तो उसको ब्रेक लगाने के लिए लूप में ऑटोमेटिकली करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है और एन को ब्रेक लगा देता है. ओके, लाइन चेंज करके लिखिए. लैंज लॉ based on law of conservation of energy. Lange law based on law of conservation of energy. Law of conservation of energy. है ना. लाइन चेंज करके इसी नोट में एक और बात लिख लीजिए. अकॉर्डिंग टू लैंज लॉ. सर एक बार वापस रिपीट करना. है ना, क्या लिखा इसमें? लैंज लॉ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लाइन चेंज करके आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू लैंज लॉ. अकॉर्डिंग टू लैंज लॉ, ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. अकॉर्डिंग टू लैंज लॉ, due to electromagnetic induction, electrical energy produces at the cost of mechanical energy. फुल स्टॉप. और सबसे इजी एग्जांपल बताऊं मैं आपको लैंज लॉ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पर कैसे वर्क करता है. तो सबसे अच्छा एग्जांपल है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर. एसी जनरेटर नाम सुना होगा आपने, है ना. एसी जनरेटर इन जनरल हम बोलते हैं पावर स्टेशन, जहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है. आपने सुना होगा कि किसी, बहुत सारे होते हैं, वाटरफॉल से वाटर बहुत हाइट से नीचे आ रहा है, तो उस जो वाटर बहुत हाइट से ऊपर से नीचे आ रहा है उसको किसी, है ना, किसी टरबाइन के ऊपर, टरबाइन होता है क्या, टरबाइन के ऊपर गिराया जाता है. सिलेंड्रिकल बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, उसमें बहुत ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ब्लेड्स होते हैं, ज्यादा एरिया के. और वाटर जब बहुत हाइट से नीचे आ रहा है तो बहुत हाइट पर उसमें कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल एनर्जी. जब वो धीरे धीरे नीचे आता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है ना. और वो काइनेटिक एनर्जी किसको ट्रांसफर कर देता है? टरबाइन को. टरबाइन का रोटेशन स्टार्ट हो जाता है और टरबाइन का आगे जाकर कनेक्शन होता है एक डायनेमो से. डायनेमो में क्या होता है? डायनेमो में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक आर्मेचर कॉइल को रोटेशन करवाया जाता है. सब कुछ क्या चल रहा है? मैकेनिकल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी इज द मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज द मैकेनिकल एनर्जी. और टरबाइन रोटेट कर रहा है तो उसमें भी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन. और वो रोटेशन ट्रांसफर किया जाता है बेल्ट से, पुली से, ओके, कन्वेयर बेल्ट होते हैं उनसे, किसी आर्मेचर कॉइल को. वो आर्मेचर कॉइल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल के बीच में जब रोटेशन करती है तब इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है. बेसिक कॉज क्या है? ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई एम अपॉन dt. फाई की बात करूं तो फाई एम क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? B.A. मानते हैं क्या?
जिस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ई डॉट ए, है ना, और इसको अगर ओपन करें तो फाई एम इक्वल टू होता है बी ए कॉस थीटा। और अगर आप जानते हैं थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, तो आपको पूरी पिक्चर समझ में आ जाएगी कि एसी जनरेटर में एसी जनरेट कैसे होती है, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट कैसे होता है, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरेट होता है और वो ऑल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करता है। हाँ भाई, एंगल इक्वल टू ओमेगा टी देखा है, सुना है, पढ़ा है कहीं? किसी ने नहीं पढ़ा? सर्कुलर मोशन में, इन रोटेशनल मोशन और इन सर्कुलर मोशन, एक्स इक्वल टू वीटी, जिस तरह से लीनियर मोशन में आप पढ़ते हैं, रोटेशनल मोशन में थीटा इक्वल टू ओमेगा टी होता है। ठीक है, तो इस थीटा के प्लेस पर ओमेगा टी लिख दिया जाता है। फिर इस इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, है ना। क्यों कर देते हैं? क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए, तो इस इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। और ओमेगा होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इंडिया में ओमेगा, आपको बता दूं, 50 राउंड पर सेकंड ऐसा कुछ चलता है, बहुत ज्यादा फास्ट चलती है ये आर्मेचर कॉइल। तो जहां भी पावर स्टेशन से जहां पावर जनरेट किया जाता है, वहां बेसिक एनर्जी क्या चाहिए? मैकेनिकल एनर्जी। अगर कहीं थर्मल पावर प्लांट है, कोई बात नहीं, वहां वाटर को, है ना, कोल को बर्न करके हीट ट्रांसफर करते हैं, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और जब वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है, तो स्टीम जेट की फॉर्म में एक नोजल से बाहर निकलता है, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, और उस स्टीम की काइनेटिक एनर्जी को इस टरबाइन पर स्ट्राइक कराया जाता है। टरबाइन घूमता है, टरबाइन का रोटेशन, है ना, आर्मेचर कॉइल में ट्रांसफर करते हैं, और मैकेनिकल एनर्जी से क्या जनरेट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब आप समझ गए होंगे कि जब आर्मेचर कॉइल घूमेगी तो एंगल चेंज होगा, है ना, बी और ए के बीच का एंगल चेंज होगा। जैसे आर्मेचर कॉइल का ये एरिया है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये घूमेगी तो एंगल चेंज होगा, और एंगल चेंज होगा तो कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। बस कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होते ही इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। तो कुल मिलाकर अगर हम मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर करना बंद कर दें, आर्मेचर कॉइल घूमना बंद कर देगी, तो ईएमएफ जनरेट होना स्टॉप हो जाएगा और करंट फ्लो होना भी स्टॉप हो जाएगा। मैकेनिकल एनर्जी मिलती रहेगी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती रहेगी। आइडियल केस में जितना जूल मैकेनिकल एनर्जी आप दोगे, उतना जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती रहेगी। तो लेंज लॉ वर्क करता है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में लेंज लॉ बहुत बहुत यूजफुल है। चलिए, तो हमने कुछ बातें लिखी, लेंज लॉ है क्या। दूसरी बात, आपने इसमें बताया कि लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है किसकी कॉस्ट पर? मैकेनिकल एनर्जी की कॉस्ट पर। ओके, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए मोशनल ईएमएफ, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज का बड़ा टॉपिक तो यही होगा, लेंज लॉ का तो स्टेटमेंट लर्न करना है आपको, और एनर्जी कंजर्वेशन की बात और डाइजेस्ट करोगे आप, आगे कुछ टॉपिक्स आएंगे तब। अभी तो स्टेटमेंट लर्न करना है आपको। नेक्स्ट हेडिंग, मोशनल ईएमएफ। ईएमएफ को आप स्मॉल लेटर में लिखें या कैपिटल लेटर में, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोशनल इंड्यूस्ड, है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब कैसे क्या, तो उसको बात को समझते हैं। लाइक डॉट, कुछ याद आ रहा है? डॉट मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। क्रॉस मतलब होता है इनवर्ड। इनवर्ड भी ले सकता था, हमारी मर्जी, हम इनवर्ड ले या आउटवर्ड ले। तो यहाँ पर मैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा हूँ। डायग्राम बनाना है सबको सबसे पहले राइट साइड में। तो डॉट मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। ठीक है, पहली बात। अब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैं एक मेटल की रॉड दिखा रहा हूं PQ। दिस इज अ मेटेलिक रॉड PQ, P एंड और ये Q एंड। लेट इसकी लेंथ है कुछ L, ये L लेंथ की एक स्ट्रेट मेटेलिक रॉड है, कंडक्टिंग रॉड है। ठीक है, और ये रॉड V वेलोसिटी से, V वेक्टर इक्वल टू V आई कैप, V वेलोसिटी से लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में मोशन कर रही है। अब
पी की रॉड को हम अभी लैंग्वेज में लिखेंगे कंडक्टिंग रॉड है, मेटल की रॉड। कंडक्टर में क्या होते हैं, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और whenever charge moving in magnetic field with some velocity v, the charge experiences magnetic force। और उसका फॉर्मूला हम 4th चैप्टर की नॉलेज से जानते हैं। जिनको नहीं पता है वो भी ध्यान रखे, Fm equal to Q V cross B। Whenever a charged particle moves in any magnetic field, the charged particle experiences magnetic force, which is given as Fm equal to Q V cross B। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, एक बात। और रॉड मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रही है, दूसरी बात। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किस में मोशन कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में। एक जगह एरो लगा देता हूं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, और इसकी डायरेक्शन है के कैप ले लें क्या, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड के लिए ना, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड मतलब आपकी तरफ, मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस। ओके, तो बी मैंने लिख दिया किसी एक पॉइंट के वहां पर, और वी के लिए सही है। ओके, तो ये जो कंडक्टर की लेंथ है ना पी क्यू, ये लेंथ किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस की, वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो तीनों एक्सिस काम आ जाएगी। चलिए यहाँ पर कहीं लेफ्ट राइट में मैं दिखा देता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा। एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस और ये वाई एक्सिस। डायग्राम डन। अब मोशनल ईएमएफ को समझते हैं। जब कंडक्टिंग रॉड PQ मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करती है, तो इसके P एंड Q एंड, इन दोनों एंड्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो जाता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं मोशनल EMF। EMF को भूलना नहीं, EMF क्या होता है, सम पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट। याद आया ना, 3rd चैप्टर सेल, सेल का EMF क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस between the terminals of a cell when no current is drawn from the cell। तो पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है EMF इन वोल्ट। तो हमें P और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता लगाना है, और वही क्या होगा, मोशनल EMF। और अगर रॉड PQ मोशन करती करती सडनली रुक जाए, तो उसी मोमेंट पर EMF भी जीरो हो जाता है। जब तक रॉड मोशन कर रही है EMF होता है, फास्ट मोशन करेगी तो EMF ज्यादा होगा, स्लो मोशन करेगी EMF कम होगा। तो हम पता लगाएंगे कैसे जनरेट होता है। और एक बेसिक बात आपको बता दी, Fm इक्वल टू Q V क्रॉस B। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेंगे, और है ना एक कोने में जाकर इकट्ठा हो जाएंगे, यहाँ पर या यहाँ पर। और जहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर चले जाएंगे वहां पॉजिटिव चार्ज, और जहां पर पहुंचेंगे वहां नेगेटिव। तो जब इस पी की रॉड के एक एंड पर नेगेटिव हो जाएगा, एक एंड पर पॉजिटिव हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो जाएगा ना, और वही होगा EMF, मोशनल EMF। और उसी का फॉर्मूला हमें फॉर्मुलेट करना है। ओके, तो लिखिए, एज शोन इन फिगर, in a uniform magnetic field B, as shown in figure, in a uniform magnetic field B, a conducting rod PQ of length L, in a uniform magnetic field B, a conducting rod PQ of length L, small l, is moving with velocity V, is moving with velocity V, where है ना। तो हमने डायरेक्ट डायग्राम में भी दिखाया है, और लैंग्वेज में भी लिख दे लास्ट में, वेयर V इज परपेंडिकुलर टू B। ठीक है, तो वेलोसिटी वेक्टर राइट डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। तो हमने 3 बात बता दी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B है, लेंथ कंडक्टर की L है, और वेलोसिटी V है। ठीक है, ओके, कंडक्टर
है ना। PQ कंडक्टर है, मेटल का कोई कंडक्टर है, मेटेलिक रॉड है, तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। चलिए, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? इस कंडक्टिंग रॉड के साथ इलेक्ट्रॉन भी कहां जा रहे हैं? v वेलोसिटी से, है ना, x डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हमें पता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो मैं पूछ रहा हूं इलेक्ट्रॉन्स पर, जिसको पता हो वो सोचे बताएं। इस कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। मुझे उस फोर्स की डायरेक्शन बता दो। इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपके सामने है। आप मुझे इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स की डायरेक्शन बता दो। और दो ही ऑप्शन है आपके पास, आइदर वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड। दोनों में से कौन सी होगी आपके अकॉर्डिंग डायरेक्शन फोर्स की? y एक्सिस। पॉजिटिव वाई एक्सिस बता रहे हैं ना, तो पॉजिटिव भी बोलो। एक यस आंसर सर, आया, पॉजिटिव वाई एक्सिस। मतलब परपेंडिकुलरली अपवर्ड, पी की तरफ बोल रहे हैं। बाकी लोग कि जब कोई पी की रॉड इस तरह से मोशन करे तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उधर शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ, आपको पता है ना इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। तो चलिए हम बिल्कुल लॉफुल तरीके से चलते हैं, अभी पता लग जाएगा क्या होगा। तो Q के प्लेस पर लिख देता हूं -E। पहली बात, V क्या है? तो V है V I कैप इंटू B क्या है? B K कैप। तो टेंशन नहीं ले, बिल्कुल लॉफुल तरीके से चलें। जो वैल्यूज होनी थी वो पुट कर दी। अब I क्रॉस K क्या होता है, बस ये बता दो मुझे। j कैप माइनस जे कैप। तो देख लेते हैं, क्योंकि इसमें भी वेरिएशन आ रहा है आंसर पे। तो I क्रॉस K क्या होता है? तो I क्रॉस K उल्टा चले ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो I क्रॉस K आपको क्या मिलेगा? माइनस जे कैप। और एक माइनस आप देख रहे हैं ऑलरेडी है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, दैट मींस जे कैप। तो जो पहला आंसर आया था कि परपेंडिकुलरली अपवर्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग होगी किसकी डायरेक्शन? FM की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स की डायरेक्शन। तो इस कंडक्टर में जितने भी इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। और बिकॉज फोर्स वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ एक्यूमुलेट होते जाएंगे? इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होंगे पी एंड पर, और पी एंड पर जाकर अटक जाएंगे, क्योंकि एयर में तो वो, है ना, जंप कर नहीं सकते। और जितना नेगेटिव पी पर आएगा एग्जैक्टली उतना ही मैग्नीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा क्यू एंड पर, और ऑटोमेटिकली एक पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो जाएगा। हाँ, एक और बात मुझे बताइए, जब क्यू एंड पर पॉजिटिव चार्ज होगा नेट पॉजिटिव और पी एंड पर नेट नेगेटिव होगा, तो इस कंडक्टिंग रॉड के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी? यहां पॉजिटिव चार्ज है, Q टू P, पॉजिटिव टू नेगेटिव ही होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलवेज। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, ठीक है। तो Q एंड पर बिकॉज नेट पॉजिटिव चार्ज है, P एंड पर नेट नेगेटिव चार्ज है। तो कंडक्टर के अंदर अंदर वॉल्यूम में, सिलेंड्रिकल कंडक्टर होता है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब बताइए, चार्ज पार्टिकल फ्री इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज पार्टिकल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस मैग्नेटिक फोर्स के बाद एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक्सपीरियंस करने लग जाएंगे। उस इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? सारी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स पी पर एक्यूमुलेट होते हैं, वैसे वैसे यहाँ नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है। और जैसे जैसे चार्ज की वैल्यूज इंक्रीज होती है, वैसे वैसे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, जनरेट होता है और इंक्रीज होने लगता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करता है, और किसके अपोजिट? मैग्नेटिक फोर्स के अपोजिट।
है ना, मैग्नेटिक फोर्स के अपोजिट। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज विद साइन, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, जे कैप। आप ही ने कहा पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब इस डायरेक्शन में होगा। तो एफ ई की डायरेक्शन क्या हुई, ये तो हुआ मैग्नीट्यूड Perpendicularly downward. और ये हुई डायरेक्शन, तो परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड। एफ एम की डायरेक्शन अपवर्ड, एफ ई की डायरेक्शन डाउनवर्ड। हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर डॉट के प्लेस पर कोई क्रॉस कर दे, पिक्चर पूरी चेंज हो जाएगी। तो हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग एफ एम की डायरेक्शन, हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग एफ ई की डायरेक्शन। और जब आप कांस्टेंट स्पीड से रॉड को चलाते जा रहे हैं, तो कुछ ही मोमेंट में ये एफ एम और ये एफ ई एक दूसरे को बैलेंस कर लेता है, और कुछ इलेक्ट्रॉन जो पी पर चले गए, तो कुछ चार्ज पी पर जनरेट हो गया नेगेटिव, और कुछ चार्ज क्यू पर जनरेट हो गया पॉजिटिव, और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया। तो जब आप कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से रॉड को चला रहे हैं, तो ई का मैग्नीट्यूड, एक सर्टेन मैग्नीट्यूड फिक्स हो जाता है, एफ एम का मैग्नीट्यूड फिक्स हो जाता है, एफ ई का मैग्नीट्यूड फिक्स हो जाता है, और सैचुरेशन वाली कंडीशन आ जाती है, सैचुरेशन वाली कंडीशन आ जाती है। अगर आप बार मैग्नेट को फास्ट मोशन करवाने लग जाएं, तो जैसे ही मोशन फास्ट होगा, एफ एम बढ़ेगा, पहले एफ एम बढ़ेगा, वी बढ़ेगा तो एफ एम बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन पी की तरफ इकट्ठा होने लगेंगे। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन पी की तरफ ज्यादा इकट्ठा होने लगेंगे, बिकॉज ऑफ मोर एफ एम, यहाँ पर नेगेटिव बढ़ेगा, यहाँ पॉजिटिव बढ़ेगा, और रिजल्ट क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपने आप को बढ़ा लेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ेगा, तो आगे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस के बाद सैचुरेशन वाली कंडीशन आएगी, बैलेंस वाली कंडीशन आएगी। तो ऐसा नहीं है कि एफ एम इस मेटेलिक रॉड के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पहुंचा देगा, नहीं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इतना कैपेबल हो जाता है कि वो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देता है कि मैग्नेटिक फोर्स को कैंसिल कर दे, बराबर हो जाए, तो तब ड्रिफ्ट रुक जाता है, इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग पी पॉइंट की तरफ, पी एंड की तरफ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग रुक जाती है। तो इस बात को 2 बार समझेंगे, 1 बार तो बता दी, अब फेयर करते हुए समझते हैं। तो हमने कहां तक लिख दिया, वेयर कुछ लिखा था, वी परपेंडिकुलर टू बी, यस सर। है ना, यहां तक। डायग्राम में एक और काम आपको क्या करना है, एरो ऊपर की तरफ, और यहां पर दिखाना है ई, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है। यस, आई थिंक आवाज आ गई होगी, कुछ सेकंड के लिए म्यूट हो गए थे। यस गाइस, अब लिखिए, each free electron in the conductor PQ, each free electron in the conductor PQ experiences a magnetic force, which is given as, experiences a magnetic force which is given as Fm equal to minus E V क्रॉस B, है ना। इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस E लिखा है, नेक्स्ट स्टेप में माइनस E एज इट इज, V I कैप क्रॉस B K कैप, Fm equal to minus E V B माइनस J कैप, तो I क्रॉस K J कैप होता है, E V B J कैप, इक्वेशन 1, ठीक है। तो I क्रॉस K माइनस J कैप होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमें एक बात क्लियर हो गई कि जब रॉड राइट साइड में मोशन करेगी, तो इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स पॉजिटिव y डायरेक्शन में होगा,
और पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेंगे और पी एंड के वहां जाकर इकट्ठा होने लग जाएंगे। और जैसे जैसे एक्यूमुलेशन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर एक्यूमुलेशन बढ़ेगा, तो पी एंड नेट नेगेटिव हो जाएगा और ऑपोजिट एंड क्यू उतना ही नेट पॉजिटिव होता जाएगा, और उसका रिजल्ट होगा कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होने लग जाएगा। ओके, इक्वेशन 1 के बाद लिखिए, ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फोर्स Fm, ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फोर्स Fm, electrons starts accumulation, electrons starts accumulation at point at p end, electrons starts accumulation at p end, hence the p end becomes negative, hence the p end becomes negative, and the q end becomes positive, and the q end becomes positive. Full stop. आगे लिखिए, as a result of this an electric field E, as a result of this मतलब P एंड नेगेटिव होता जा रहा है, Q एंड उतना ही पॉजिटिव होता जा रहा है। तो अब इसका रिजल्ट क्या है? As a result of this an electric field E set up, an electric field E set up inside the conductor, an electric field E set up inside the conductor comma, this electric field exerts electric force on the free electrons, this electric field exerts electric force on the free electrons, this electric field exerts electric force on the free electrons in opposite direction, in opposite direction of Fm, in opposite direction of Fm, hence इलेक्ट्रिक फोर्स में देखो, this electric field exerts electric force on each free electron in opposite direction of Fm, hence डन गाइस। तो ये दो इक्वेशन जब आ जाती है समझ लो आपका 50% काम हो गया। फर्स्ट इक्वेशन में प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, और फर्स्ट इक्वेशन के बाद इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट है कि बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन Q से P की तरफ जाते हैं और P की तरफ इकट्ठा होने लग जाते हैं, तो P एंड हो जाता है नेट नेगेटिव और उतना ही नेट पॉजिटिव आता है Q एंड पर, ठीक है। बिकॉज ऑफ ऑपोजिट चार्ज ऑन ऑपोजिट एंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाता है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रॉन्स पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करने लग जाता है। हमें पता है Q इंटू ई इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, तो Q कौन है? खुद इलेक्ट्रॉन, और E क्या है? पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव साइन क्या कर देगा? नेगेटिव वाई डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो वो इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। ओके, जब इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स जब इक्वल मैग्नीट्यूड के हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग, इलेक्ट्रॉन की P की तरफ शिफ्टिंग रुक जाती है। तो फर्स्ट कौन है? मैग्नेटिक फोर्स। जैसे ही मोशन करता है कंडक्टर, मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन पर
है ना, एक्ट होता है और वो ड्रिफ्ट करते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपना रोल प्ले करता है, वो इलेक्ट्रॉन को पी की तरफ जाने से रोकने लग जाता है ना। फोर्स की डायरेक्शन आप देख लें, और जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन आती है। लिखिए इन इक्विलिब्रियम, इक्वेशन 2 के बाद लिखिए इन इक्विलिब्रियम Fm इक्वल टू Fe। एरो मत लगा देना है ना, मैग्नीट्यूड को ही बराबर किया है। अगर कोई ऊपर एरो लगा दे, इम्पॉसिबल, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। तो इन इक्विलिब्रियम Fm इक्वल टू Fe, इन इक्विलिब्रियम Fm इक्वल टू Fe। तो वैल्यू पुट कीजिए। Fm का मैग्नीट्यूड क्या है, बताइए Fm का मैग्नीट्यूड क्या है? EV सभी देख रहे हैं, EVB। Fe का मैग्नीट्यूड क्या है? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज है इलेक्ट्रॉन खुद, ठीक है। तो E कैंसिल हो रहा है और स्मॉल e कैंसिल हो रहा है, तो कैपिटल E इक्वल टू आपको क्या मिल गया? VB। इक्वेशन 3 काम आएगा, काम आएगा। हो गया गाइस, डन? बताइए। यस सर। Yes, sir. ये स्मॉल v लिखना है ना, v। अब मुझे बताओ, कैपेसिटर के केस में आपने एक टॉपिक किया था ना, v इक्वल टू E इंटू डी, हाँ या ना? Yes, sir. सेकंड चैप्टर में बहुत काम आया था। आपको बताया था अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस तक पहुंचना है तो पहले आप E के लिए डिस्कस करते हैं कि E क्या होगा, दोनों प्लेट के बीच में E क्या होगा। जब E आ जाता है तो फिर हम V का नंबर लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, और जब V आ जाता है तो C की डेफिनेशन होती है Q अपॉन V, और V का फॉर्मूला पुट कर देते हैं और C आ जाता है। तो बीच में ये फॉर्मूला काम आता है ना, V इक्वल टू E इंटू डी, है ना। अब इस फॉर्मूले को यूज लेकर हम P एंड Q एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हैं। और इस V को, इस टॉपिक में हम V नहीं लिखेंगे, हम EMF लिखेंगे, और EMF के लिए सिंबल क्या लेते हैं? एप्सिलॉन, पोटेंशियल डिफरेंस। लिखिए इक्वेशन 3 के बाद इफ एप्सिलॉन, E कैपिटल E भी लिखते हैं कुछ लोग, इफ एप्सिलॉन म्यूट हो गए थे, तो जल्दी कीजिए, अब एंडिंग पर आ गए हम टॉपिक की। इफ एप्सिलॉन बी दी इंड्यूस्ड EMF, if epsilon be the induced EMF between the ends of conductor PQ, if epsilon be the induced EMF between the ends of conductor PQ, between the ends of conductor PQ, then it can be written as, then it can be written as, अब E इंटू डी लिख रहा था मैं, बट यहां पर कंडक्टर की लेंथ देखो कितनी है, L है। तो Q एंड पर पॉजिटिव चार्ज है, P एंड पर नेगेटिव चार्ज है, और P एंड Q एंड के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ये तो कंडक्टर हमें थोड़ा थिन दिखाया है, अगर थोड़ा थिक बता दें ऐसा, तो एक्चुअल में कंडक्टर सिलेंड्रिकल होते हैं, उनका कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इस पर है नेगेटिव चार्ज, इस पर है पॉजिटिव चार्ज, और बीच का सेपरेशन कितना है? L। तो P एंड Q एंड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही EMF होगा। EMF की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। तो वोल्ट मतलब सम पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने का एक फॉर्मूला ये भी होता है, E इंटू सेपरेशन बिटवीन दी एंड्स, सेपरेशन बिटवीन दी एंड्स। तो P एंड और Q एंड के बीच का सेपरेशन क्या है? कंडक्टर की लेंथ है। इस फॉर्मूले से आपको EMF मिल जाएगा। तो इक्वेशन 3 का रोल बहुत यूजफुल है। इक्वेशन 3 तक हम पहुंचते हैं इक्विलिब्रियम से। अब तो E की वैल्यू पुट करनी है, तो EMF इक्वल टू क्या होगा? VBL। बहुत बहुत यूजफुल फॉर्मूला है ये। बाय यूजिंग इक्वेशन 3 EMF इक्वल टू VBL। V लिखना था ना, ये E क्यों लिख दिया? VBL।
तो टाइम देख लेते हैं, अगर हुआ तो एक आपको फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल और करवा देंगे। यस, तो 4-5 मिनट्स हैं हमारे पास। तो बहुत बहुत यूजफुल एक लॉ हमने पढ़ा था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, सभी को पता है। तो आई थिंक जितने भी बच्चे हैं सभी को पता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, है ना। मिडिल फिंगर बताती है करंट की डायरेक्शन को, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, थंब फोर्स को। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आज हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन पता लगती है। चलिए, हाँ भाई, यहां तक हो गया, Yes, sir. है ना। उस रूल को बताने से पहले आपको एक और बात बता दूं, आप एक कंडक्टिंग रॉड PQ को मोशन करा रहे हैं, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है ये कंडक्टर, तो ईएमएफ होगा VBL। जितना ज्यादा स्पीड होगी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा वोल्टेज होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का। मैग्नेटिक फील्ड जितना इंटेंस लोगे, ईएमएफ उतना ज्यादा होगा। कंडक्टर की कंडक्टर जो है ना, उसकी लेंथ जितनी ज्यादा होगी, ईएमएफ उतना ज्यादा होगा। अब बी आपने अप्लाई कर दिया, फिक्स कर दिया, इस पर अब हमारा कंट्रोल नहीं है। लेट एल आपने कंडक्टिंग रॉड सेलेक्ट कर ली, उसकी लेंथ भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या चेंज कर सकते हैं? मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अगर आप v को सडनली 0 कर दें तो आप देख लो ईएमएफ 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो जैसे ही v को आप 0 करोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉनों को जहां से आए थे वहीं पहुंचा देगा। तो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर पहुंचे थे, तो जब तक मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रॉन पर ऊपर की तरफ फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे की तरफ है। अगर v 0 हो जाए तो मैग्नेटिक फोर्स, ऊपर की तरफ वाला फोर्स 0 हो जाएगा। तो अब बचा कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स। ये चार्ज को जहां था वहीं पहुंचा देगा, और यहाँ पर नेट 0 हो जाएगा चार्ज, यहाँ पर भी नेट 0 हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगा, और सब कुछ नॉर्मल कंडीशन आ जाएगी। तो ये है इसकी फिजिक्स के, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं। किसके अकॉर्डिंग? वेलोसिटी के अकॉर्डिंग। और अगर वेलोसिटी बढ़ा दो तो मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्यूमुलेट होंगे, और तब तक होंगे जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड इतना कैपेबल नहीं हो जाए कि वो बढ़े हुए मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस कर ले। तो ऑटोमेटिकली पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा v बढ़ने से। तो ये है इस टॉपिक की फिजिक्स। चलिए, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हम कल पढ़ेंगे। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ईएमएफ की डायरेक्शन के लिए होता है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए फिर इतना ही है ना। ओके, थैंक यू, गुड डे, बाय, एंड हैप्पी Thank टीचर्स डे टू ऑल। you. Teachers Day, sir. ओके, Happy This Teachers day, Day. sir. Thank you, sir. ओके, थैंक यू।